आज से हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे। 2 टेस्ट का हो चुका है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था। हिस्ट्री बीपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सबको पता है। पहले यहाँ 55 से 56 क्वेश्चन आराम से आते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि अब ये कम होता चला गया है। ये कम होता चला गया है। ये अब कितना आता है? 40 से 45 अब आती है ये, लगभग 40 से। किसी साल कम भी आती है, किसी साल ज्यादा आती है। इनमें ज्यादा क्वेश्चन किसका होता है? इसमें सबसे मेन ज्यादा क्वेश्चन होगा मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद मेडाइवल और एंशियंट से लगभग बराबर ही होते हैं। मेडाइवल प्लस एंशियंट लगभग बराबर चलते हैं। इसको लेकर के बहुत स्टूडेंट टेंशन में भी रहते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। पता चलता है इनको इतना ना पढ़ते हैं कि बाकी सब्जेक्ट उनका वीक रहता है, तो ये भी गलत है। सारे विषयों को बैलेंस बनाते हुए चलना है। ये सही है कि हिस्ट्री में ज्यादा आते हैं, लेकिन अन्य विषय जिससे कि कम क्वेश्चन आते हैं तो उनका सिलेबस भी देखिए छोटा है। उन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, यानी कि जो टॉपिक्स है, वो छोटा है। अगर उनको भी अगर साथ में कंप्लीट करते चले तो बैलेंस बना रहेगा। हिस्ट्री में ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसका जो मेन टॉपिक्स है जो कि आना ही आना है क्वेश्चन, 1857 का संग्राम, इससे आना है, खासकर बिहार से रिलेटेड। खासकर कहां से? बिहार से रिलेटेड ये आना ही है। एक तो बाबू वीर कुंवर सिंह से तो आना ही आना है। दूसरा गांधी जी से। गांधी जी में इसका कई पार्ट होंगे, जैसे असहयोग आंदोलन से आएंगे, ठीक। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। ये तीनों पार्ट से, ये ज्यादातर मेन ये तीनों ही पार्ट से कोई एक क्वेश्चन आते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी इरविन समझौता से भी आ जाता है। गांधी इरविन समझौता से भी आता है। दांडी यात्रा से भी आएंगे। मोटा मोटी ये सब पार्ट है। और कांग्रेस और गांधी जी का संबंध, यानी कांग्रेस में ये कब शामिल हुए, कौन सा अधिवेशन को ये अध्यक्षता किए, कहां पर किए, ये सब, किस अधिवेशन में इन्होंने क्या कहा, मेन जो है ये सब आ जाते हैं गांधी जी से रिलेटेड। ये हुआ गांधी जी से। इसके अलावा 1857 गांधी जी, इनके अलावा अब कहां से आते हैं? जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन यहां से आएंगे, जनजातीय आंदोलन से। जनजातीय आंदोलन के बाद भू व्यवस्था से आ जाता है। अंग्रेजों के समय में कौन सा भू व्यवस्था, कब कैसा भू व्यवस्था था, इससे भी रिलेटेड आते रहते हैं। भू व्यवस्था हुआ, रैयतवाड़ी, जमींदारी, ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं थे, इन सब व्यवस्था से रिलेटेड आएंगे। वो आगे के इसमें मिलता जाएगा क्वेश्चंस में। भू व्यवस्था हुआ। भू व्यवस्था के बाद आपको और कौन सा है? होम रूल लीग, इनसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, होम रूल लीग से रिलेटेड। ये सब हुआ। और आपको जो बिहार में आंदोलन, बिहार में कौन कौन सा प्रमुख आंदोलन हुआ वो आएगा। बिहार के प्रमुख आंदोलन, ठीक। बिहार में होने वाले प्रमुख आंदोलन आएंगे। इनके अलावा किस गवर्नर के शासनकाल में, जो प्रमुख गवर्नर है जिनके शासनकाल में कोई प्रमुख घटना घटी है, गवर्नर जनरल या वायसराय के किसी का एक शासनकाल का पूछ देता है कि ये किसके शासनकाल में हुआ है, या इसके शासनकाल में कौन सी खास व्यवस्था रही, उसका मेन चीज पूछ देता है। ये आप लोग वेबसाइट में जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पीटी फैक्ट्स 5 जो है इसी पर बना हुआ है कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में कौन कौन सा मेन
जो है फैसले लिए गए या कुछ सब परिवर्तन किए गए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आ सकता है। जैसे कि किसी में बहुत अच्छा फैसला लिया, सकारात्मक फैसला लिया, वो भी आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा खराब फैसला लिया, नकारात्मक फैसला लिया, वो भी आ जाएगा। ये सब आते हैं। तो ये सब मोटा मोटी मेन टॉपिक है जो कि आपको हिस्ट्री में इससे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इनके अलावा और भी आएंगे, संवैधानिक विकास से भी आएंगे। और उसके बाद अगर एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में हड़प्पा से और मौर्य काल से ज्यादा आते हैं। मेडाइवल में मुगल काल से ज्यादा आते हैं। उसके बाद गुलाम वंश से भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिनका कि भारत पे, बिहार पे ज्यादा प्रभाव रहा, उसका ज्यादा आता। शेरशाह सूरी से संबंधित एक सवाल आ जाए, एक दो सवाल आ जाते हैं। तो ये इसका एक मिला जुला एक सिलेबस है, जिसको कि आप अच्छे से अगर इन सारे विषयों को, जो ये मेन टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि अब इतना ही पढ़ना है बाकी को छोड़ देना, बुक तो सारा पढ़ना है, लेकिन ये हुआ मेन टॉपिक जो जो बताए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको, हर साल मिल जाएगा। अगर इसको अभी से अच्छे से अध्ययन कर ले ये सारे चैप्टर को, तो आपको क्या है, काफी हद तक क्वेश्चन को बनाने में सहायता मिलेगी। क्रांतिकारियों से भी रिलेटेड आ जाते हैं, क्रांतिकारियों से भी रिलेटेड हर साल एक सवाल आ ही जाते हैं। जहां तक प्रीवियस ईयर का रीड किए है तो इसमें देखिए कि हाँ, जो भी क्रांतिकारी से रिलेटेड होंगे, जैसे एक बार तो यहाँ तक पूछ दिया था, भगत सिंह की आयु से रिलेटेड पूछ दिया था 64वीं में, कि जब उनको फांसी दिया गया था तो 21 साल से ज्यादा था, 23 साल से कम था। इस प्रकार का सवाल भी आ जाते हैं, तो ये सब पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस में चलते हैं। पहला नंबर का सवाल है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? विकल्प है, पहला है बाजीराव द्वितीय, दूसरा है बाजीराव प्रथम, तीसरा है सुल्तान बहादुर, चौथा है टीपू सुल्तान, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, फिर हम बताते हैं। कोई बताएंगे? बसाई की संधि, इतना हेल्प कर देते हैं कि इसका संबंध मराठा साम्राज्य से है। मेरे तरफ से इतना हेल्प मिलेगा कि इसका संबंध मराठा साम्राज्य से है। एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी, टीपू सुल्तान, एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए, बाजीराव द्वितीय। अब बाकी लोग और कोई देना चाहते हैं? इसका सही जवाब है ए, बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई थी 31 दिसंबर 1802। लेकिन यहां बता दें कि बाजीराव द्वितीय का ब्रिटिश सरकार से उस दौरान कोई झगड़ा नहीं था। कहानी क्या थी कि बाजीराव द्वितीय को अंतिम शासक माना जाता है। बाजीराव द्वितीय को उसका एक अंतिम शासक उनको माना जाता है मराठा साम्राज्य का। और इसका था ये कि इसको सबसे कमजोर शासक भी माना जाता है, एक कायर शासक माना जाता है, कमजोर शासक भी कहा जाता है इसको। तो इनको युद्ध में ये हार गया था। एक उस समय क्या था कि बाद में जब मराठा साम्राज्य का कहिए पतन शुरू हुआ तो इन्हीं के समय में शुरू हुआ, बाजीराव द्वितीय का। और उस दौर तक क्या हुआ था कि जो ये लोग आपस में ही लड़ने लगे थे, ये लोग जितने भी मराठा राजा थे आपस में लड़ने लगे थे। तो इसमें हुआ ये था कि इसको यशवंत राव होलकर, इसको कौन, यशवंत राव होलकर, ये भी सवाल आ सकता है बाजीराव द्वितीय को किसने हराया था, यशवंत राव होलकर, ये इसको एक युद्ध में पराजित किया। जब ये पराजित किया तब यहां से ये भागा बसई, बसई में गया और वहां पर क्या किया, वहां पर कहा, ब्रिटिश सरकार का शरण ले लिया। किसका शरण लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शरण लिया। तभी ब्रिटिश सरकार नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए,
इसका शरण लिया और कहा कि आप हमको बचाइए। तो ये जो शरण लिया, इसको बचाने के लिए क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे एक संधि किया। और ये संधि कहा जाता है कि क्या है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक था। अपमानजनक क्यों था, इसको सबसे पहले कहा कि ब्रिटिश सेना का एक टुकड़ी आपको रखना होगा। ब्रिटिश सेना का इस एक टुकड़ी रखना होगा और उसका खर्चा के लिए 26 लाख रुपया का वार्षिक आय क्या करना होगा, आय का अपना इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। साथ में आप दूसरे राज्यों से भी जो संबंध करेंगे या व्यवहार, कोई भी व्यवहार करेंगे, जो भी चीज करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का आदेश लेना होगा, उनसे सलाह लेना होगा। तो कह सकते हैं कि इस संधि के द्वारा, ये जो संधि है, इस संधि के द्वारा क्या हुआ, मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य की जो स्वतंत्रता थी वो क्या हुई, वो ब्रिटिश सत्ता के हाथों में चले गई। वो ब्रिटिश सत्ता के हाथों में यहां से ही चले गई। बाजीराव द्वितीय जो कि 8वां और अंतिम पेशवा था, और ये अपने नाना जो है, इनके ही नाना का नाम था फडणवीस, ये सॉरी, ये रघुनाथ राव का पुत्र था। ये कौन, रघुनाथ राव का ये पुत्र था। और ये जो है अपने प्रधानमंत्री नाना फडणवीस से क्या करता था, नफरत करता था। और उसकी मृत्यु के बाद क्या किया, स्वयं ही मराठा साम्राज्य की सत्ता ले लिया, मराठा साम्राज्य की सत्ता ले लिया। लेकिन वास्तव में ये क्या था, एक कायर और विश्वासघाती था। यहां तक कि ये अंग्रेजों के को भी क्या किया, धोखा दिया। तो जब अंग्रेजों को धोखा दिया तो अंग्रेज क्या किया, इसको बंदी बना करके बिठूर का जेल भेज दिया। ये भी सवाल नोट कर लीजिए, ऐसा भी सवाल आ सकता है, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहां पर, किस जेल में भेजा था बंदी बनाकर, तो बिठूर में भेजा था। बिठूर में भेजा और वहीं पर इसका क्या हुआ, 1853 में मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, बहादुर शाह जफर था। फर्क इतना है कि बहादुर शाह जफर भले ही कमजोर निकला, लेकिन वो इस प्रकार से समझौता नहीं किया। अंतर दोनों में इतना ही है कि ये बहादुर शाह जफर इस मामले में इनसे कई कदम अच्छे थे। भले ही वो एक कमजोर शासक निकला, लेकिन उन्होंने अपना जो मुगल साम्राज्य का जो आत्मसम्मान था उसको बनाए रखा, वो बिका नहीं। भले ही जब उनको ताकत मिला, जब क्रांतिकारी जब सारे संगठित हुए, जो 1857 में जब विद्रोह हुआ था, तो सेना जो है वो बहादुर शाह को अपना मान चुका था कि अगर हम लोग सफल हुए तो फिर दिल्ली का, भारत का शासन कौन संभालेगा, तो बहादुर शाह जफर संभालेगा। ये भी एक कारण था कि बहादुर शाह जफर, जब 1857 का संग्राम हुआ तो राजा एक नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे जो राजा थे जो कि उसको, बहादुर शाह जफर को वो पसंद नहीं किए कि नहीं, ये इनको हम स्वीकार नहीं। ऑलरेडी सब लोग, खासकर जो राजपूत राजा थे, वो तो ऑलरेडी जो है राजपूत और मराठा, वो निकलना ही चाहते थे मुगल साम्राज्य से। वो तो चाहते ही थे कि मुगल साम्राज्य का छाव से उनको निकले। बहुत मुश्किल से एक उसको ऐसा वहां बादशाह आया जो कि कमजोर था, तो उसको भी वो ताकत तो देना चाहेगा नहीं। तो दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो इसका सारा सवाल समझ चुके हैं बाजीराव द्वितीय से। इसको जेल कौन सा भेजा था, बिठूर। मृत्यु कब हुई, 1853। किससे ये पराजित होकर संधि किया था अंग्रेजों के साथ, तो यशवंत राव होलकर से किया था। किसके बाद ये जो है इनका जो है क्या था, किनकी मृत्यु के बाद ये बना, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद ये सत्ता संभाला। तो ये सारे सवाल इससे रिलेटेड है, ये आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? दूसरा सवाल है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? इसका विकल्प है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कैनिंग। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग पहले जवाब दीजिए, फिर इसका दे रहे हैं। एक दिए है बी, एक दिए है डी, बाकी लोग
ये सवाल प्रीवियस ईयर में, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में ढूंढिएगा तो काफी बार आ चुका है। एक दिए है ए, लॉर्ड क्लाइव, बाकी कोई? इसका सही जवाब है बी। बी जो भी दिए है सही जवाब दिए हैं, इसका सही जवाब बी है। ये कब हुआ था? असल में सहायक गठबंधन की शुरुआत इन्होंने ही किया था, 1798 से लेकर के 1805 तक के बीच में इनका ये था। 1798 से लेकर के 1805 तक में ये गवर्नर जनरल था। ठीक है, कहाँ का गवर्नर जनरल था? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था या बिहार का उस समय, ये सॉरी, भारत का गवर्नर जनरल था? कहाँ का गवर्नर जनरल था, बंगाल का या भारत का? बताइए, ये कहाँ का गवर्नर जनरल था? एक बोले है बंगाल, ये बंगाल का ही था, क्योंकि 1833 तक, जब तक 1833 का चार्टर एक्ट नहीं आया था तब तक बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाता था। हाँ, मुंबई और मद्रास उसी के अधीन थे, लेकिन 1833 के एक्ट में क्या किया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का नाम दिया और बंगाल के लिए क्या किया, बाद में एक पृथक गवर्नर की व्यवस्था किया। और इसमें ये जो सहायक गठबंधन है, ये भी सवाल आ जाता है, इसमें सबसे पहले कहाँ कौन शामिल हुआ था, कहाँ का शासक सबसे पहले शामिल हुआ था? तो इसमें सबसे पहले हैदराबाद का निजाम शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? हैदराबाद का निजाम। ये भी सवाल आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद का निजाम शामिल हुआ था और बाद में इसमें मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हो गए थे। ठीक है, ये सवाल हो गया। यहाँ कोई क्वेश्चन? अब तीसरा चलते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? ठीक है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? यहाँ क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, पूरी तरह यहाँ नहीं लगा हुआ है। एक जवाब दिए है सी, दूसरा दिए बी। देखिए इसका जो है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ तीन प्रकार का क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त किए। यहाँ पर हो सकता है एक, पूर्णतः एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। तीसरा होगा चाय और चीनी को छोड़ के। तो देखिए जब सवाल आ जाए पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त किया गया था तब तो 33 ही जाएगा, लेकिन अगर पहली बार अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को 13 में ही समाप्त कर दिया था, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़ दिया था, लेकिन एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि अब भारत में अन्य कंपनी भी आ सकता है व्यापार करने के लिए। 13 से ही यह प्रथा शुरू हो चुका था कि अब एकाधिकार समाप्त करने का मतलब क्या हुआ कि अब ब्रिटेन का अन्य कंपनी भी भारत में व्यापार करने आएगा, लेकिन शर्त क्या था कि चाय व चीनी को छोड़ दिया था। अब 33 से क्या किया गया, चाय और चीनी पर भी, जो चीनी से मतलब है चीन, चाय, ये चीनी का, चाय का चीनी नहीं, चीनियों के साथ, यानी चाय और चीन। तो इसमें क्या था, 33 में क्या किया गया, चाय और चीन का जो है उसका भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले क्या था 13 में कि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से एकाधिकार समाप्त किया, और अन्य कंपनी को भी कह रहा है कि अब आप जाके भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चाय के मामले में और चीन के मामले में कौन करेगा, तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। 33 में क्या कहा, 33 में कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब आप पूर्ण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन जाइए, और चाय और चीनी पर, जो चीन के मामले में जो आपका एकाधिकार है उसको भी समाप्त कर देते हैं।
तो इसलिए अगर जब एकाधिकार समाप्त करने की बात हो तो वह 13 से ही शुरू हो चुका था, और चूंकि यहाँ 13 विकल्प में है तो इसका सही जवाब यहाँ 13 होगा। हाँ, यहाँ अगर सवाल में रहता पूर्णतः एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया, या फिर चाय और चीन के विषय को भी समाप्त किया गया, तब होगा 33। और यहाँ पे अगर सवाल ये भी रहता कि चाय और चीन को छोड़ के समाप्त किया गया, तब भी 13। ये जो टेक्निकल होते हैं यहीं पे फंसाते हैं, और कभी कभी इसी को लेके विवाद हो जाते हैं। कभी कभी जो केस हो जाता है बीपीएससी पर, यही हो जाता है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि बीपीएससी विकल्प दे दिया 13, अब कोई जाके केस कर देगा 33 पे, और सही मायने में अगर टेक्निकल तरीके से चलिएगा तो ये भी उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका समस्या का कारण क्या है कि ब्रिटिश इसका बीपीएससी का कोई क्या है मानक बुक नहीं है। जैसे यूपीएससी है, उसका क्या एक माना हुआ है कि वो एनसीईआरटी को ही सही मानेगा। आप दुनिया का कोई बुक लेके जाइए, उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको एनसीईआरटी में जो लिखा है वो उसी को पत्थर का लकीर मानता है, और उसी के अनुसार वो उत्तर का अपना जो है आंसर की देता है, उत्तर कुंजी देता है। लेकिन बीपीएससी का ऐसा नहीं है, ये कोई भी बुक उठा के चल जाते हैं कोर्ट में, यहाँ देखिए इस बुक से हम दिया। तो यहाँ चूंकि कंपनी का एकाधिकार है तो एकाधिकार 13 में समाप्त हो चुका था पहली बार ही। सिर्फ इसमें एक रख दे दिया गया था कि चाय और चीन छोड़ देते हैं, 33 में उसको भी कर दिया। तो पूर्ण रूप से कब समाप्त किया? 33 में। और एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया? 13 में ही, क्योंकि 13 से ही छूट अब मिल चुकी थी ब्रिटिश कंपनी को कि वह भारत में आए और अपना व्यापार करना शुरू करे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे 3 नंबर में? चलिए अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहला विकल्प है सरोजनी नायडू, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है नीली सेनगुप्ता, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए, बाकी कोई? तीन स्टूडेंट है, तीनों का जवाब है ए। सही जवाब है सरोजनी नायडू किए थे। कब किए थे सरोजनी नायडू? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसको ध्यान में रखिएगा, 1925 के कानपुर अधिवेशन में किए थे। ये 1950 के कानपुर अधिवेशन में किए थे। ठीक है, और उनसे पहले देखिए, इनसे पहले कौन किए थे? महिला कह के, देखिए सवाल अगर है भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ महिला आ जाए तब होगा कौन? एनी बेसेंट। यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल भारतीय महिला थी, तो अब आएगा यहाँ पर इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा एनी, ये सरोजनी नायडू। भारतीय महिला थी तो सरोजनी नायडू। पिक्चर अगर यदि किन्हीं को पिक्चर या साउंड में प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिज्वाइन हुई है। हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती तो सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती, किसी एक को हो रहा तो इसका मतलब है उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो वो क्या करे, फिर से रिज्वाइन कीजिए, सही हो जाएंगे। अब अगला सवाल, अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में, ये सवाल भी कई बार आ चुके हैं। जवाब पहले से ही आ रहा है सी। तो विकल्प है इसका बसवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, अशोक मेहता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जवाब सारा सी आ रहा है, और बिल्कुल सही जवाब है लाला लाजपत राय जो है उन्होंने ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में कब किया था? 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1920 में किया था। और कहां पर किया था? बॉम्बे में किया था। बाद में ये कांग्रेस, ये संगठन क्या हुआ, किससे जुड़ा? ये भी सवाल आ सकता है, बाद में ये संगठन किससे जुड़ा? आप लोग बताइए, बाद में ये संगठन किससे जुड़ा, किस पार्टी से जुड़ा? आप लोग बताइए कोई। ये भारतीय कांग्रेस
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल में चल रहे हैं। अगला सवाल है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक जवाब सी, दूसरा सी, तीसरा भी सी। 7 सितंबर 1931। सही जवाब है, 7 सितंबर 1931 में हुआ था। ठीक, इसका शुरुआत कौन किया था? आधिकारिक तौर पर इसका शुरुआत किया था जॉर्ज पंचम। कौन किए थे? जॉर्ज पंचम किए थे। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1930 से 1931, नवंबर 1930 से जनवरी 1931। पहला नवंबर 1930 से 1931, ये पहला हुआ था। दूसरा कब हुआ? तो सितंबर से दिसंबर 1931, 7 सितंबर से दिसंबर 1931। तीसरा कब हुआ? तो नवंबर दिसंबर 1932। ठीक, तो 3 का 3 साल है। और ये सम्मेलन जो है किसके रिपोर्ट के आधार पर जो है, किस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था? तो साइमन आयोग के, साइमन कमीशन के ही प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। क्योंकि उस समय भारत में स्वराज और कहिए या स्वशासन कहिए, इसकी मांग तेजी से बढ़ रही थी। और उस समय ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था, उन लोगों का भी मानना था, ब्रिटिश में जो खासकर समाजवादी जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक, उनका भी मानना था कि भारत में अब स्वशासन लागू होना चाहिए। लेकिन इनके बीच में क्या था? भारत और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच में वैचारिक रूप से काफी मतभेद था, वैचारिक रूप से काफी मतभेद था। इसी मतभेद को दूर करने के लिए इसका गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत किया गया। लेकिन ये हो नहीं सका, ये जो मतभेद था, इस मतभेद का समाधान हो नहीं सका। पहला गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ, इसमें क्या हुआ? कोई भी प्रमुख नेता शामिल ही नहीं हुआ। ठीक, इसमें कोई शामिल नहीं हुआ। और ज्यादा जो शामिल हुआ तो उसका कोई खास ये रह नहीं पाया। उसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, कब? सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931 में लंदन में। इसमें गांधी जी नेतृत्व किए थे और भीमराव अंबेडकर एकमात्र नेता थे प्रमुख नेताओं में, जो कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी सवाल आ जाता है, इनमें से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर लिए थे। और गांधी जी किस में लिए थे? तो गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में लिए थे। सॉरी, गांधी जी दूसरा में भाग लिए थे। किसमें? दूसरा वाला में भाग लिए थे। और इसमें दूसरा वाला जो भाग लिए थे, ये भी सवाल आ जाता है, क्या वह सफल हुआ था? तो नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हित में काम करती है। राजा रजवाड़े का अलग दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई नियंत्रण अधिकार नहीं है। और भीमराव अंबेडकर का कहना था गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस कारण से क्या हुआ? भारत के ही नेताओं में देखा गया वैचारिक मतभेद है। भारत और ब्रिटिश का क्या वैचारिक मतभेद समाप्त होगा? यही लोगों का वैचारिक मतभेद और ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये कोई भी फैसला नहीं हुआ पाया। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर के सवाल में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 3 स्टूडेंट जवाब दिए हैं, तीनों बी दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक, और सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक किए थे केसरी समाचार पत्र की स्थापना। ठीक, केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार किसमें होता था? अंग्रेजी में होता था। यह सवाल भी आता है, मराठा अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? ज्यादातर स्टूडेंट मराठा नाम पर क्या करता है? मराठी क्लिक कर देता है, लेकिन मराठी नहीं करना है आपको। मराठा जब भी आएगा याद रखिएगा, उल्टा है, केसरी है मराठी, मराठा है अंग्रेजी, उल्टा में था। ठीक है, अब 8वां नंबर में आते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? पहला है ढाका, दूसरा है नईपिदाव, तीसरा इस्लामाबाद, चौथा मस्कट, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए ए, बाकी कोई? सही जवाब है ढाका। ढाका में किया गया था। वास्तव में ये क्या था? ये अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के अधिकार का रक्षा करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ए, ढाका में हुआ था। अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में सवाल है, 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक, इसका विकल्प है टीके माधवन, मलूर एस पद्मनाभ पन्नीकर, बलराम वर्मा, के केलापन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है घ नंबर, के केलापन। ये असल में कहां हुआ था? त्रावणकोर में हुआ था, छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। ठीक, और ये जो है गांधी जी की प्रार्थना में इसको समाप्त किया गया था। चलिए, अब अगला सवाल। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर किया? नवगोपाल मित्रा ने 1867 में हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? पहला विकल्प है कलकत्ता, दूसरा दिल्ली, तीसरा इलाहाबाद, चौथा है वाराणसी, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है क नंबर, कलकत्ता। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने किए थे। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। ये राजनारायण बासु, रविंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल, सॉरी रविंद्र नहीं है, दविजेंद्रनाथ टैगोर एवं नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का क्या था? परिणाम था। ठीक है, कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कौन कौन उनके सहयोगी थे? तो राजनारायण बसु और दविजेंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग 11 नंबर के सवाल में जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ठीक है, इसका पहला विकल्प है सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा, शंकरन नायर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है शंकरन नायर। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। अब अगला सवाल चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? पहला विकल्प 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919।
एक स्टूडेंट जवाब दिए है बी, बाकी स्टूडेंट, दो स्टूडेंट जवाब दिए बी, सही जवाब है बी नंबर। इतना याद रखिएगा, डेट में कंफ्यूजन हो, वैसाखी का दिन था। ठीक है, और ये किस लिए हुआ था कि असल में जलियांवाला बाग में किस लिए लोग शामिल हुए थे? रोलेट एक्ट के विरोध में, और जनरल डायर के आदेश पे गोली चली थी। हालांकि उसके बाद क्या हुआ था, जनरल डायर को उस समय काफी सम्मान दिया गया। ये अलग बात है कि बीते कुछ साल पहले, 4 या 5 साल पहले, अब ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्होंने जलियांवाला बाग में गए, वहां पर जो उन लोगों का जो वहां पे मारे गए थे, उनका जो स्मारक है, उनके सामने बैठकर क्या किए, घुटना टेक करके माफी मांगी, और ये कबूल किए कि उस दिन जो किया गया था जनरल डायर द्वारा वो गलत था, और किसी भी हालत में उसको सही नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो ब्रिटेन उस समय जनरल डायर को इज्जत दिया, वो अब क्या किया, उसको विरोध में था। इसका देखिए एक कारण और भी है कि वास्तव में देखिए, जैसे भारत में राजनीतिक विचारधारा में अंतर है, वैसे वहां भी है। वहां भी एक पार्टी ऐसा था जिसको कह सकते हैं समाजवादी विचारधारा का था, जो कि उपनिवेश के खिलाफ में थे, ये सभी को एक साथ लेके चलना चाहते थे। एक पार्टी ऐसा था जो कि राष्ट्रीयता के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पर वो क्या था, उपनिवेश को समर्थन देते थे। तो ये अपना अपना विचारधारा की बात है। अब अगला सवाल है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? पत्रिका की बात कहा जा रहा है। जनरल, यहाँ फौज वाला जनरल मत समझिएगा, पत्रिका की बात हो रहा है। ठीक है, विकल्प है उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तो। दो स्टूडेंट जवाब दिए है ए उर्दू। ठीक, सही जवाब है, उर्दू में हुआ था। और इसका क्या है, इसमें बाद में इसको अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया। अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया। कब यह हुआ था? 1913 में उर्दू में आया था। ठीक है, लेकिन उर्दू के बाद बाद किसमें किया गया? अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो, याद रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है। गदर जनरल जो है सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित हुई, बाद में किस किस भाषा में हुई? तो अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो, हिंदी में नहीं। अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931, 14 अगस्त 1931, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए, बाकी कोई? सही जवाब है 27 फरवरी 1931। अब आते हैं अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? पहला जवाब सब ऑप्शन है 1884, 1872, 1881, 1891, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आप लोग इनका जवाब दीजिए। दो स्टूडेंट जवाब दिए हैं बी, सही जवाब है। हाँ, यदि अगर पूछे व्यवस्थित तरीके से सबसे पहली बार कब हुई थी, तब होगा 1881। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि व्यवस्थित तरीके से पहली बार जनगणना कब हुई थी, तब होता 1881, लेकिन है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तब 1872, यानी कि बी नंबर। ठीक है, अब अगला सवाल, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक, अबिन अब बनिंदरनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गोंगली, मुकुल डे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है ए नंबर,
अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा रविंद्रनाथ टैगोर है कि रविंद्रनाथ टैगोर, चूंकि कला से जुड़े हुए थे तो उन्होंने किए होंगे। 17 का सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? पहला है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दो स्टूडेंट जवाब दिए हैं, एक दिए हैं, एक ही दिए हैं बी नंबर। बाकी और कोई देना चाहते हैं? एक दिए है और बी नंबर। सही जवाब है बी नंबर है। उसके बाद इसको कब लिखे थे? ये कब हुए थे? 1909 में इस पुस्तक को लिखे थे। और इसमें उन्होंने क्या किया था? स्वराज, आधुनिक सभ्यता और नवीन मशीनीकरण के बारे में लिखा था। इसका और भी कई बुक है। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, यानी कि सत्य के प्रयोग, जिसमें कि जिसको गांधी जी का जीवनी भी कहा जाता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और जो ये पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, सत्य का प्रयोग, इसको आप लोग पढ़िएगा जरूर। ये आप पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बीपीएससी ही नहीं, सामान्यतः भारत का कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम जाइएगा तो वो कहीं ना कहीं वो ज्यादातर 80% गांधी जी की ही विचारधारा पर आधारित होंगे। इसको तो मान के चलिए, विशेषकर बीपीएससी तो है ही। इससे तो पता ही एक क्वेश्चन आना ही, एक से दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर और साथ में क्या है कि हमारा संविधान में भी गांधी जी की सोच का बहुत सा भाग चीज शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही देख लीजिए, 3 भाग में एक भाग क्या है? गांधीवादी ही मानते हैं हम लोग। तो इस वजह से अगर संविधान को या फिर आधुनिक भारत के निर्माण को, समझे ना, इसको अगर समझना है तो जरूरी है कि पहले गांधी जी की विचारधारा को समझो। और इसमें द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ में, सत्य का प्रयोग में, वो अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए और बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए। वास्तव में जब वो बुक पढ़ेंगे तो आप लोग को कहेंगे कि नहीं, ये सब होना चाहिए इंडिया में, जिनको कि अब तक 70 साल में कोई भी सरकार किए नहीं। वास्तव में वो होना चाहिए। और जितना गांधी जी बोल के गए हैं, जो भारत के लिए वो एक दे के गए हैं दिशा निर्देश, उसका मुझे लगता है 20% भी अब तक अमल नहीं किया गया है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ पढ़िएगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा? गांधी द्वारा लिखी गई तो हिंद स्वराज। यहाँ फिर है कि डी नंबर देखिए, यहाँ है सिर्फ माई ट्रूथ, और गांधी जी का बुक का नाम क्या है? द एक्सपेरिमेंट विथ माई, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य का प्रयोग। यहाँ है सिर्फ मेरी सच्चाई। इस वजह से इसका जवाब होगा बी नंबर। अब है 18 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, एल्बर्ट बिल, रोलेट एक्ट का पारित होना, मिंटो मार्ले सुधार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है रोलेट एक्ट को पारित होना, दूसरा भी वही दिए है, और जो भी दिए है सही दिए है। रोलेट एक्ट कब हुआ था पारित? 18 मार्च 1919 को हुआ था। 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसमें अधिनियम में क्या हुआ था? क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग शामिल हुए थे, जहां की जनरल डायर क्या किए थे? उनके आदेश पे गोली चलाया गया और कई लोग उसमें मरे, हजारों के लोग में कहा जाते हैं। और बंद करके गोली चलवाए थे, पार्क को चारों तरफ से बंद करवाया गया, मैदान को, उसके बाद तब गोली चलवाया गया। अब है 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? पहला विकल्प है ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तीसरा तुर्की में क्रांति, चौथा चौरी चौरा का घटना, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग बताइए इसका क्या जवाब होगा?
एक स्टूडेंट जवाब दिए हैं सी, और सही जवाब है तुर्की में क्रांति हुई। तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसके बाद क्या हुआ, तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई, और इसमें क्या हुआ, इस सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। कब हुई थी तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा के नेतृत्व में क्रांति? यह भी क्वेश्चन आ सकता है। 1922 में हुई थी। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उसका नाम क्या था उस परिषद का? पहला विकल्प न्याय प्रधान, दूसरा विकल्प अष्टसेना, तीसरा अष्ट सिद्धि, चौथा अष्ट प्रधान, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक स्टूडेंट जवाब दिए है डी अष्ट प्रधान, बाकी कोई? एक और दिए है डी, बाकी कोई? इसका सही जवाब डी ही है, अष्ट प्रधान। और किस ईस्वी में किए थे? अगर ये सवाल आ जाए कि उस परिषद का गठन किस ईस्वी में किए थे, तब बताइए क्या होगा? तब है ईस्वी है इसका ईस्वी है 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुका है, आज इतना ही करते हैं। ठीक, और बाकी जो है अब कल आगे का करेंगे। और आप लोग जैसा कि पॉलिटी का 1 यानी टेस्ट 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आप लोग जो रिकॉर्डेड है, क्लासरूम में रिकॉर्डेड है, इनको छोड़ नहीं देना, इनको सुनते रहना है। करीब ये दोनों 17 पार्ट में है पॉलिटी का, ये लगभग 16 या 17 पार्ट में है, 17 नहीं होगा, हाँ उतना ही लगभग है, 16-17 पार्ट में है। ये इनको सुनते रहिए। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन को निकालने में, कोई भी पढ़ाई में रिवीजन इज द बेस्ट स्टडी, या खासकर याद रखने के लिए। और ये अगर आप सोचेंगे कि नहीं अभी पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे, फिर वहीं पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। अब पता चला कुछ भी नहीं आया, इधर का उधर, उधर का इधर हुआ, उसी से क्या होता है, एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, किसी आंसर के प्रति श्योर नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कंफ्यूजन में क्या होते हैं, गलत होते हैं। इसलिए जरूरी है कि रिवीजन का आदत अभी से डालें, जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहे। तो जो पॉलिटी वाला कर दिया गया है, जो रिकॉर्डेड है, इसको रिवीजन करते रहिए। जिसको क्लासरूम में नहीं मिल रहा है, ये यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, गुरुमंत्रा सिविल क्लास सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आ जाएंगे अपने आप चैनल, लोगों से पहचान ही लेंगे। और जो क्लासरूम में है तो मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। किन्हीं किन्हीं का होता है कि प्रॉब्लम करते हैं प्ले में, अगर तो वो यूट्यूब में भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे का सवाल अब हम लोग कल करते हैं।